Hi everyone, so today what we are going to do? So today we are going to do our chapter Federalism. Federalism तो आपको पता ही होगा क्या है Federalism. तो पहले तो ये आपका चैप्टर है. So this is your chapter number 2 of political science. Political science. So आज हम ये करने वाले हैं ऑफिशियली एंड आज सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन वन शॉट. लिख लो जल्दी से वन शॉट. साथ साथ नोट्स बनाते रहना क्योंकि नोट्स वाली पीडीएफ ही है, एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं है आज. क्लियर? और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे. क्लियर है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब फेडरलिज्म है क्या? आपके चैप्टर को छोड़ के और फेडरलिज्म है क्या? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब फेडरलिज्म क्या है? जब आपने पावर शेयरिंग कर रही है. अब आपने पावर डिवाइड किसके बीच में की? एक सेंट्रल अथॉरिटी है और इसके यूनिट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है. तो सेंट्रल अथॉरिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. देन अब क्वेश्चन क्या आता है? फेडरेशन हैज 2 levels of government. One is government for the entire country that is usually responsible for few subjects common in national interest. अब जो फेडरेशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं? मेन 2 टाइप्स होते हैं, 2 लेवल होते हैं. और जो पहला लेवल होता है वो क्या होता है? वो इंटायर कंट्री के लिए होता है. क्लियर? जो कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हो गए. जो भी आपका नेशन का इंटरेस्ट है उसके लिए कौन काम करेगी? सेंट्रल अथॉरिटी, जिसकी सारी पावर होगी आपके पूरी नेशन के ऊपर. The other governments are at the level provinces or states that look after much of the day-to-day administrating of the state. अब जो हमारे पास दूसरा लेवल है वो प्रोविंशियल होता है. मतलब पहले हमारे पास प्रोविंसेस होती थी स्टेट्स की जगह. अब स्टेट्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी स्टेट की बात करेगी. पूरा देश तो वो करेगी नहीं हमारे हैंडल, वो तो सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है. अब इसके भी कुछ सब्जेक्ट होंगे. यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है. बोथ ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द इंडिपेंडेंट पावर. इंडिपेंडेंट पावर ज्वाइन करेगी. ना ही तो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट को आंसरेबल है, ना ही आपकी स्टेट अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी को आंसरेबल है. अब आपकी यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. फेडरेशन हैव कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर यूनिटरी सिस्टम. अब जो फेडरेशन है वो किसके साथ तरक खाती है? यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ. यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल. अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. या फिर अगर उसके टाइप भी हैं तो भी क्या उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है. अगर पावर है भी तो वो आंसरेबल है जाके सेंट्रल अथॉरिटी को. सेंट्रल अथॉरिटी से पूछ रही है आप पावर का क्या कर रहे हो. क्लियर? देन अब जो सेंट्रल अथॉरिटी है कैन पास ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. जो आपके पास आपकी लोकल गवर्नमेंट है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यूनिटरी सिस्टम में, तो वो क्या कर सकती है? उसको ऑर्डर्स मिल सकते हैं बाय दी सेंट्रल अथॉरिटी. फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस ऐप एंड डजंट नो हाउ डज इट वर्क्स. ओके, समझ आया तीसरा पॉइंट. अब आपका 4th पॉइंट हम करने जा रहे हैं. सी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स ऑन दी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. अब जो आपकी लोकल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है. इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर.
अब फेडरल सिस्टम में क्या है, क्यों भाई ऑर्डर करोगे तुम, मैं तुमको आंसरेबल नहीं हूँ, मैं आंसरेबल हूँ पीपल को, लोगों को आंसरेबल हूँ, तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम में उसकी अपनी पावर होती है। जो बोथ द गवर्नमेंट है वो सेपरेटली आंसरेबल, अलग अलग से आंसरेबल है किनको, लोगों को जिन्होंने उनको चूज किया है। क्लियर? ओके, नाउ आगे आपका यूनिटेरियन आपको फेडरल गवर्नमेंट समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे क्यों नहीं जा रहा है ये? What happened? अब आगे आपके की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के की फीचर क्या है? Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy. अब जो भी आपके पास लेवल है गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट लेवल है, लोकल लेवल है या फिर आपका सेंट्रल लेवल है, उसको जो आपके पास फंड्स मिलने हैं, उसको जो भी आपके पास रेवेन्यू मिलना है कि उनको कहाँ से पैसा आएगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ये टैक्स कौन लेगा, ये टैक्स कौन यूज़ करेगा, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे पास किसी भी आदमी के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, हर एक लेवल के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फेडरलिज्म सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री एज वेल एज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपकी जो फेडरलिज्म है वो जो आपका फेडरलिज्म है वो क्या करता है, पहले तो सेफगार्ड करता है और प्रमोट करता है। जो आपकी यूनिटी है, आपकी देश की एकता है, उसको क्या करता है, बचा कर रखता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करता है। और जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है कि कितने टाइप के लोग हैं यहाँ पे, उनको उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे क्या अकोमोडेशन हुई थी बेल्जियम में, अगर आप नहीं करोगे तो देश बिखर जाएगा। देन therefore two aspects are crucial for institution and practice of federalism। अब दो एस्पेक्ट क्रूशियल हैं, कौन कौन से? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट, उनको क्या करना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा कुछ रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग पे। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर जो बाय दिस पार्ट एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट किया है तो एक दूसरे को ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। अब जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या है, आपके पास दो एक्सपेक्ट होने जरूरी है। पहले तो म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के बीच में आपका ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम इकट्ठे रहेंगे। क्लियर? अब फेडरेशन, हाउ इज फेडरेशन फॉर्म्ड? अब फेडरेशन फॉर्म कैसे होती है? The exact balance of power between central and state government varies from one federation to another. It depends mainly on historical context। अब किसी देश की हिस्ट्री क्वेश्चन है, किसी देश की हिस्ट्री क्वेश्चन है, तो वो जो हिस्ट्री है, जो आपके पास हिस्ट्री है, वो क्या करेगी, इफेक्ट तो डालेगी, उसका कोई इम्पैक्ट तो होगा ही आपकी फेडरेशन पे कि कैसी टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होगी। पावर शेयरिंग में पढ़ा है ना, लेबनान में कुछ अलग थी, श्रीलंका में कुछ अलग थी, और आप यहाँ पे श्रीलंका मतलब लेबनान में देखा तो कितना अलग था, इंडिया में देखो कितना अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है। उनमें चार हमारे पास जो रीजनल डाइवर्सिटी थी, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, पर हमारे तो अंग्रेज़ों के साथ हो रही थी। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास डिफ्रेंसिएशन फेडरेशन में आते हैं। दीज आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन आर फ्रॉम। अब दो रूट है, ऐसे नहीं है मुंह ठहरा के कैसे भी बना लोगे, दो रूट से बनती है फेडरेशन। पहली तो है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर के नाम से क्या समझ आ रहा है, पहले तो ये देखा करो, कोई भी चीज़ का आप पहले क्या देखा करो कि नाम से क्या समझ आ रहा है। तो पहला देखो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर
टू फॉर्म देयर ओन बिगर यूनिट। अब जब भी आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स, मतलब कोई भी अलग अलग स्टेट्स थी, 5-6 स्टेट्स ने कहा कि हम एक बड़ी सी यानी देश बना लेंगे। यूनिफिकेशन नहीं हुआ था जर्मनी और इटली का, वहाँ क्या थे, अलग अलग स्टेट्स थे, इकट्ठे आ गए, यूनिफिकेशन हो गया, मतलब कमिंग टुगेदर, फेडरेशन। ऑल दी स्टेट्स हैव इक्वल पावर, आर स्ट्रॉन्ग। अब जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 स्टेट्स आई, तो इनके पास क्या होगा, इक्वल पावर होगी। ऐसे नहीं मैं किसी को ज़्यादा पावर दूँ, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट थी, अपने पास पावर दी। अगर किसी की पावर कम करोगे, क्यों ही बिगर यूनिट में आना चाहेगा। बाय पूलिंग सवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी इंक्रीज द सिक्योरिटी। अब क्यों किया उन्होंने, कारण थे, ऐसे पागल तो है नहीं। पहले तो वो सवर्जिनिटी पूल करेंगे, आइडेंटिटी रिटेन करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, और अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ इट। कमिंग टुगेदर फेडरेशन समझ आया। अब आगे चलो, आगे आपका आएगा अब दूसरी टाइप। पहला रूट समझ आया था कमिंग टुगेदर, अब दूसरा आपका रूट है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या ही होगा, क्या होगा, लार्ज कंट्रीज डिसाइड टू डिवाइड देयर पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। अब जो एक लार्ज बड़ी सारी कंट्री है, उसने क्या किया, अपने आप को स्टेट्स में डिवाइड कर लिया, पर है तो एक ही कंट्री, उसके सब यूनिट्स बनाए हैं। इसमें याद रखना, वो स्टेट्स में बिखरी नहीं है, वो स्टेट में डिवाइड हुई है कि वही कंट्री में रहेंगे पर अलग अलग स्टेट्स के तरह जाने जाएंगे। अब उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में अपनी पावर डिवाइड कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, बट इस केस में क्या, इक्वल पावर नहीं है स्टेट के पास। हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। आगे, फेडरेटिंग यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, अनइक्वल पावर है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इक्वल पावर है, अनइक्वल पावर है, किसी को पावर ज़्यादा दी हुई है और किसी को कम पावर दी गई है। पर जो सम यूनिट्स हैं उनको स्पेशल पावर मिली हुई है। स्पेशल पावर क्यों मिली है, अलग अलग रीजंस रहे होंगे। अब देखो इसकी एग्जाम्पल क्या, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। क्लियर। फिर आपका आगे चलते हैं हम, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है, यही है। The independent Indian Constitution declare India as union of states, although it did not use word federation. Indian union is based on principle. अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, बट उसमें ये मेंशन नहीं है कि हम फेडरेशन है, मतलब एक फेडरल कंट्री है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जब हम कैसे हमारे पास डिवीजन हुई है वो फेडरल प्रिंसिपल्स पे हुई है। फेडरल प्रिंसिपल्स मतलब जो हमने पहले नहीं पढ़े कि हमारे फेडरलिज्म में क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, वही उनको हम फॉलो करते हैं। वी कैन सी दैट ऑल द की फीचर्स अप्लाई टू प्रोविजन। अब यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी सातों के सातों आपने की फीचर किए हैं वो सारे इंडिया पे अप्लाई हो रहे हैं। पहले आपका अब आके आता है लिस्ट में आपके काम डिवाइडेड हो, हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू और सेम सिटीज़न को वो रूल करती है, पर उसकी जूरिस्डिक्शन अलग अलग होती है। अब जूरिस्डिक्शन कहाँ पे है, उसकी पावर कहाँ पे है, देखो जो यूनियन लिस्ट होती है इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब जो आपकी यूनियन लिस्ट है, नाम से पता लग रहा है जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट की हो, पूरी देश के इंटरेस्ट की हो बातें, जैसे बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया। करेंसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओगे, करेंसी बदलेगी तो कैसे चलेगा, एक कंट्री की एक करेंसी होगी, तो ये इसका टॉपिक रहेगा, ये आप याद कर लेना। फॉरेन अफेयर्स, कंट्री डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज दे आर यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ दीज मैटर थ्रू ऑल। अब सारी कंट्री में यूनिफॉर्म ही चाहिए, कहीं पे कुछ नहीं चलेगा, एक ही चाहिए, तो ये हमारी यूनियन लिस्ट के पास है। और इस पे आपकी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज। अब इस पे यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉज बनाएगी।
फिर आपकी आ जाती है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट contains the subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। अब जो आपके पास स्टेट लिस्ट है उसमें क्या होंगे, स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे पुलिस होगी, हर एक हमारे पास स्टेट की अलग पुलिस है, मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस, बंगाल पुलिस, दिल्ली पुलिस, ओके ऐसे ओके। अब द स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक्स रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे सिर्फ लॉज बनाती है। अब आपकी आ गई तीसरी लिस्ट, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, जिन पे दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होएगा, ओके। जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस होगी, मैरिजेस होगी, अडॉप्शन होगी, सक्सेशन होगी, मतलब फैमिली लॉज हो गए। बोथ द गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉ ऑन इट बट देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अब अगर आपके मैच कर रहे हैं कि हमें भी ये लॉ चाहिए, हमें भी ये लॉ चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये कह रहे कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए, हमें इसमें ये चाहिए, पर वो मान नहीं रहा, तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात माननी चाहिए। क्लियर, प्रिवेल करेगा उसका बात। अब आपके आगे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, ये क्या चीज़ है भैया? Residuary subjects are the subjects do not fall in any of the three lists. According to the constitution, the union government has the power to legislate these lists. अब जो आपके पास इंडिपेंडेंस के तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कई चीज़ें नहीं थी। फॉर एग्जांपल आप बात करें कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, तो क्या था, तब नहीं था। इस वजह से क्या है, जो हमारे पास अब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो नए हमारे पास रेसिड्यूरी, जो कि तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में भी नहीं आते, उस पर क्या है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सेंटर डू नॉट गिव इक्वल एनालिटिकल पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या हमने क्या बात की थी, अनइक्वल पावर की बात की थी। तो अभी भी वही कह रहा है कि हमारा जो सेंट्रल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अपनी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं देता, ना ही आइडेंटिकल पावर देता, ना ही सेम पावर नहीं देता। Some states enjoy special status. The union territories do not have power to offer state. The central government has special power in running these areas. और जो कुछ स्टेट्स हैं उनके पास स्पेशल स्टेटस है, कुछ स्पेशल स्टेटस है रे भैया। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास पावर है, उनके पास पावर नहीं है स्टेट की। जो पावर इतनी स्टेट्स के पास जितनी पावर है उतनी यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं है। तो उनको क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पावर को यूज़ करके यूटीज़ को रूल करती है, रन करती है। In Indian Parliament cannot on its own the change the power sharing arrangement. अब पार्लियामेंट में हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को। Any change it has to be the first passed by both houses of parliament with the least 2/3 majority. पहला क्या है, आपको दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ेगा लॉ कोई भी, जो कि जिसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। कि अगर आपके पास 90 वोट्स 90 लोग हैं टोटल, तो 60 वोट्स किसकी होनी चाहिए, मेजॉरिटी में होनी चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाउस। अब फिर आपको, अब आपका जो लेजिस्लेचर है उसका, जो हमारे देश की हाफ स्टेट्स है उसको इस पर अग्री करना पड़ेगा। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitution provisions. अब जो जुडिशरी है वो क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी और इम्पोर्टेंट रोल बनाएगी हमें देखने के लिए कि भैया इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स कैसे हो रहे हैं। अब जो आपके पास यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास क्या है, पावर है टू रेज रिसोर्सेज फॉर लिविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच अदर।
अब जबकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास क्या पावर है? उसके पास पावर है कि वो रेज कर सकती है रिसोर्सेज, टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट कैरी करेगी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकती है। अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? If federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clear laid out constitutions. The real success of federalism in India can be attributed by the nature of democratic politics in the country. This ensured that the spirit of federalism, respect of diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. Following are some major ways through which federal system succeeded in India. अब फेडरल सिस्टम कैसे आया? इसका वजह ये नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न दे दी, इसका वजह नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है डेमोक्रेसी का। अब उसने इंश्योर क्या किया? स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिज़ायर ऑफ लिविंग टुगेदर, साथ रहने की चाह, शेयर्ड आइडियल्स इन अ कंट्री, और यहाँ पे कुछ वेज दी हुई हैं जिसकी वजह से फेडरल सिस्टम इंडिया में चल पाया। अब आपके आता है टॉपिक लिंग्विस्टिक स्टेट्स। The creation of linguistic states was first and a major test of democratic politics in a country. अब linguistic states बनाना हमारा इंडिया का है मेजर टेस्ट था और पहला टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लाने का आपकी कंट्री में। In 1947 new states were created to ensure people who spoke same language lived in the same state. अब 1947 में ऐसी नई स्टेट्स बनाएगी जिसमें सिर्फ वही लोग रहते थे जो एक टाइप की लैंग्वेज बोलते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टेट ली, यहाँ पे ए लोग रहते हैं और वो बी लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये एक स्टेट में रहेंगे। अगर ये यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको यहाँ पे इनकी स्टेट बनाई जाएगी। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंस इन कल्चर, एथनिसिटी एंड जोग्राफी। अब जोग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, एथनिसिटी होगी, उसके ऊपर भी स्टेट्स बनाई गई थी। सब नेशनल लीडर्स fear that the formation of linguistic state would lead to disintegration of country, but experience has shown that formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. अब कई लोगों को लगा था, क्यों बांट दिया तुमने लोगों को, कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, हमारी कंट्री डिवाइड ना हो जाए, कहीं पे हमारी डिस्प्यूट ना होने लग जाए, पर हमें देखा गया इसकी वजह से जो आपकी कंट्री है वो स्ट्रांग हो रही है और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब रूल करना है लोगों पे वो इजी हो गया है। फिर आती है आपकी लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only 40% of India. अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ये कहती है कि आपका जो संविधान है उसमें क्या है, कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया, और जो हिंदी है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज है? क्योंकि हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। Therefore, there were many safeguards to protect the language. There are 21 languages. अदर लैंग्वेज लैंग्वेज। अब शेड्यूल लैंग्वेज हमारी 21 कुछ और लैंग्वेजेस हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल लैंग्वेज कहा है। स्टेट्स टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी जो स्टेट्स हैं उनके पास भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कॉन्टिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसीज of government in India doesn't mean that certain government can impose Hindi on states where they speak different language. अब हमारे पास पॉलिसी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हिंदी को अभी भी प्रमोट कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी को थोप दें जाके स्टेट्स पे, भैया यही बोलो, तुम्हारी लैंग्वेज हम नहीं बोलने देंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पोलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री टू फाइट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन श्रीलंका। अब श्रीलंका में जैसी कंडीशन हुई थी हमारी कंट्री में होने से बच गई। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। अगर भैया तुम हमारी बात मान रहे हो, हम तुम्हारी बात क्यों नहीं माने? क्लियर? ऐसे नहीं है जाके तुम अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हो, अपनी मेजॉरिटी का आपको अपनी मेजॉरिटी की वजह से आप उन पर रूल करना चाह रहे हो। क्लियर? अब सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस। Restructuring with center-state relation is one more way in which federalism has strengthened with practice how the constitution arrangement for sharing power work in reality.
डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। अब हमारी कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट पावर का कितने अच्छे से होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो रूलिंग पार्टी है और लीडर्स हैं वो इस अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। After 1990, coalition government led to a new culture of power sharing with respect to autonomy of state government. अब 1919 में पहली coalition government बन गई। इससे क्या हुआ, जो आपका कल्चर है पावर शेयरिंग का उसमें ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट आ गई स्टेट गवर्नमेंट के लिए। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट डिफिकल्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर। अब पहले क्या होता था, आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे ए है बी है, बी क्या आप ए क्या है आपकी पार्टी है और ये सेंटर पे है और बी क्या आपकी स्टेट पे है। अब ये डिफरेंट पार्टीज है। अब क्या किया, ए को बी पसंद नहीं आया, पसंद इन द सेंस कि उसके काम पसंद नहीं आए, ये नहीं है, उसको पसंद नहीं आया कि यहाँ पे भी ए की पार्टी होनी चाहिए। तो इसके पास इतनी पावर थी पहले कि ये इसको क्या कर देता था, डिसइंटीग्रेट या फिर इसको रिमूव कर देता था। तो इससे क्या होने लगा, डिस्प्यूट होने लग गए। बट फिर क्या हो गया भैया, आपके पास क्या आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी अब पावर नहीं रही कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अबाइडरी मैनर से क्या कर सके, डिसमिस कर सके। अब वो डिसमिस नहीं कर सकती और ये सपोर्ट किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट जो कि अंपायर है हमारा। अब लास्ट टॉपिक, डीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। When power is taken away from central and state government given to local governments, decentralized। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मैंने कुछ सेंट्रल से पावर ली, कुछ स्टेट से पावर ली, कंबाइन किया और इसको लोकल को जाके दे दिया। क्लियर। अब जो बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, अब आपका सेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या थी, सर नहीं रहा था तुम्हारा क्या सेंट्रल और स्टेट से। ए रीज़न, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज दैट आर बेस्ट हैंडल्ड बाय लोकल हेल्थ। अब कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट अच्छे से उनके साथ टैकल कर सकती है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखो, एक तो बंदा सेंटर पे बैठा है, एक बंदा अपने घर पे बैठा है, अपने विलेज अपने लोकल एरिया में बैठा है। अब जो लोकल एरिया में प्रॉब्लम उस लोकल वाले बंदे को पता होगी या फिर सेंटर वाले बंदे को ज़्यादा अच्छे से पता होगी, लोकल वाले को पता होगी। अगर उसको ही मैं लीडर बना दूँ जाके लोकल गवर्नमेंट का, तो वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा, अच्छे से सॉल्व करेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट, पीपल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी टू एडमिनिस्ट्रेटिंग। अब वो लोगों को जिनको प्रॉब्लम का पता है, उनको पता है पैसा कहाँ पे लगाना है, तो वो अच्छे से पैसे का यूज़ करेंगे। अब at local level it is possible for the people to directly participate in decision making. It helps to inculcate habit of dem। अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। अब लोगों को लोकल लेवल पे क्या लगता है कि वो भी खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ई पॉइंट, इट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि प्रिंसिपल है आपका डेमोक्रेसी का, उसको लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए ये ज़रूरी है। द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज। अब तब से लेकर आज तक बहुत सारे आपके पास अटेम्प्ट्स हुए हैं हमारे लोकल लेवल को। अब डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992, डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992। अब जो आपकी पंचायत इन विलेज थी और म्यूनिसिपैलिटी थी, अर्बन एरिया, वो सेटअप की गई थी स्टेट्स में। लोकल लेवल बॉडीज़ भी अंडर थी कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के। अब देखो, पहले तो आपकी विलेजेस में पंचायत बना दी गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ बना दी अर्बन एरिया में, ये बहुत अच्छी बात हुई। जो लोकल बॉडीज़ वर डायरेक्टली अंडर। अब हमारे पास जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको आंसरेबल होगी। अब ये तो भाई प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, इस वजह से क्या हो, इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़ वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शन थे आपके लोकल गवर्नमेंट वो रेगुलर नहीं हो रहे थे। इस साल हो गए, इस साल हो गए, अगले 5 साल नहीं हुए, रेगुलर ही नहीं है।
लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर, और लोकल गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर नहीं, सारी पावर तो स्टेट ले ही बैठा है। दस देयर वॉज अ लेडी डिटेशन। अब जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी वो बहुत ही कम थी। अब यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल ब्लैंक पीपीटी छोड़ी है। ये क्यों छोड़ी है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो पहले नहीं हो रहा था वही तो हमें करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसको रब करके अब इसको करेंगे हम रब। अब देखो अब आफ्टर क्या होगा, पहला पॉइंट सेम रहेगा और यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के साथ आप जोड़ लो इफ़ेक्टिव। अब जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे लिख लो आप डायरेक्टली काट के नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, नॉट काट लो, वर नाउ हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर, local governments now have their local government now have power और रिसोर्स, पावर और को काट के लिखो एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। अब क्या है, उनके पास पावर है। दस देयर इज़ अ वेरी लिटिल, दस देयर इज वॉज वेरी देयर। अब वॉज को काट के इस लिख लो, वेरी लिटल हम लिख लो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे इफेक्टिव मत लिखो, इफेक्टिव मत लिखो, इफेक्टिव तो आगे लिखा ही हुआ। अब क्या लिखोगे, दस देयर इज वेरी, देयर इज, अभी एक सारा ये तीनों काट के इस लिख के, दस देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स नाउ। ठीक है, ये आपके किसके पॉइंट बन गए, ये बन गए आपके यहाँ पे लिख देता हूँ शोन इन प्रीवियस स्लाइड। समझ आया? इसके साथ आपका होता है मुझे लगता है चैप्टर ख़त्म। एंड चैप्टर हो गया भैया ख़त्म। कैसे फील कर रहे हो? अब देखो समझ आ गया, नोट्स भी बन गए होंगे, बहुत ही ईजी टर्म्स में मैंने आपको दिया होता। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को अगर मन करे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।